राम राम भाई लोग। आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं ये पहली बार पॉडकास्ट कर रहा हूँ और मैं जिसके बारे में कर रहा हूँ वो उसको आप ठग सब बिहार बोल सकते हैं। और मैं उसके बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और मैं पहले भी उसके बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ कि वो कितना बड़ा फ्रॉड है और कैसे कैसे वो फ्रॉड किया। और मेरे साथ शुभम भाई बैठे हुए हैं। नमस्ते। वो अब बताएंगे आपको कि इनके साथ क्या हुआ और सिलीगुड़ी में कैसे ये समीर शाह से मिले और कैसे क्या हुआ। स्वागत है भैया मेरे पॉडकास्ट में। समीर शाह जो है ये बिहार के बहुत सारे लोगों का पैसा फ्रॉड करके सिलीगुड़ी भाग चुका था। उसके बाद हमारे भी पैसे थे, हमने भी ज़मीन के लिए पैसे दिए हुए थे, जो हमने केस भी किया, उनको नोटिस भी किया। लेकिन यहाँ से जाने के बाद समीर शाह का सिलीगुड़ी में क्या था, कैसे वो रहा, किस तरह से वो रहा, वो क्या किया, वहाँ के लोगों के साथ कैसे फ्रॉड किया, ये हम शुभम भाई के मुँह से सुनेंगे। शुभम भाई, तो जब पहला लॉकडाउन खत्म हुआ था तो पहला लॉकडाउन 2021 में, हाँ, जब खत्म हुआ तो खत्म होने के बाद थोड़ा सा काम का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। तो इन लोग का नशा बोल के एक क्लब था कॉस्मोस मॉल सेवक रोड में जी। तो वहाँ मेरे को इवेंट का काम मिला। तो वहाँ मैं फ्राइडे सैटरडे संडे वीक में 3 मैं वहाँ काम करता था। ऐसे काम करता गया तो अराउंड 1 हफ्ता के बाद वो मेरे को समीर से ऑफर किए कि हम यहाँ के ओनर हैं और आप मेरा पर्सनल गार्ड करिए। तो मैंने अपना जो जानकार लोग थे उन लोग से बात किया तो उन लोगों ने बोला ठीक है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, करो बोल के मैंने उनके पास काम ज्वाइनिंग किया। करते करते 1 महीना तक सब कुछ ठीक था। जैसे ही 1 महीना गुजरा उसके बाद वो हम लोग को बुला के 11 बजे मीटिंग करते हैं कि बिहार से कुछ लोग आने वाले हैं। तो वो लोग हमसे एक्सटॉर्शन मनी मांगते हैं और आपका प्रोटेक्शन टैक्स मांगते हैं और मेरे लिए डेथ थ्रेट्स भी है। तो वो लोग आके मुझको परेशान करेंगे। उन्होंने नाम आपको बताया था? नाम उन्होंने कुछ नाम मेंशन किए थे, जैसे एक गोलू नाम का आदमी था उसका नाम मेंशन किया था और जो पैसा लेने आते थे वो लोग एक RK बोल के था और वहाँ के 2-3 लोग के नाम अब मैं यहाँ ले सकता हूँ नहीं ले सकता मुझे नहीं पता, लेकिन उनके नाम से वो लोग हमको कहानियाँ सुनाता था। तो ये आपका न्यू ईयर के बाद का बात है। वो हम लोग को बोला कि आज रात में सब लोग साथ में रहना, बिहार से ये लड़का आ रहा है, इन लोग को अंदर घुसने मत देना, इन लोग को सिलीगुड़ी से भगाना है, मारपीट के भगाना है। तो मैं और मेरे साथ कुछ और लोग थे वहाँ जो काम करते थे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता यहाँ पे जी। तो हम लोग सोचे कि मेरा ओनर है, उसका सेफ्टी हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी है बोल के हम लोग उसके पास काम पे गए। हम लोग वहाँ से आदमी आए, उन लोग के साथ हम लोग ने काम किया, उन लोग को दूर रखा, उन लोग से जितना हो सके हम लोग ने प्रोटेक्शन दिया, बट किसी को हार्म नहीं पहुँचाया क्योंकि हम लोग को पूरा बात मालूम नहीं है तो हम लोग ने हार्म नहीं पहुँचाया। ऐसे करते करते 3 महीना 4 महीना बीता। फिर आपका सेकेंड लॉकडाउन लग गया। तो सेकेंड लॉकडाउन लगने के 1 हफ्ते बाद उनका मुझे फ़ोन आया कि मेरे पेरेंट्स बिहार से वापस आ रहे हैं, सिलीगुड़ी रहेंगे मेरे साथ क्योंकि उन लोग को भी सेफ्टी इश्यूज है बोल के। तो मैंने बोला कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम अपना जो भी है जहाँ तुम रहते हो वो सब छोड़ के मेरे बंगले पे शिफ्ट हो जाओ, जो उन्होंने रेंट पे लिया था उत्तरायण के अंदर। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब लॉकडाउन का भी टाइम है तो अगर साथ में रह के काम करूँ तो मेरे लिए भी ईजी होगा, ज़्यादा मेरे से पब्लिक अटैचमेंट नहीं होगा। तो मैं काम पे गया, उनके घर में शिफ्ट हो गया। तो जैसे ही जब लॉकडाउन का जब 1 महीना और गुजरा तो धीरे धीरे उनके घर पे तक लोग आने लगे थे जो वहाँ के लोकल थे। जैसे नशा के जस्ट सामने एक लोकनाथ टेलीकॉम बोल के है, तो लड़का हमेशा आता था पैसा लेने के लिए और ये उसको टाल के इधर उधर भगा देते थे। वो क्यों आता था, आप डिटेल में बता सकते हैं? उसका रीज़न ये था कि पहले ये बिहार वहाँ से, जैसे आप किसी भी मोबाइल शॉप पे जाते हैं पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, तो जैसे 500 रुपये अगर आप ट्रांसफ़र करें तो 10 रुपये आपसे वो चार्जेस काटता है, कमीशन खाता है अपना। तो ये उस दुकान से बिहार 3-4 ट्रेडर्स हैं और कुछ लोग हैं उनके नाम पे पैसा भिजवाता था, तो अपना कमीशन लेता था। तो ये महीना भर उसके पास पैसा भिजवाने लगे, लाइक दिन का 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया। तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना। तो उसने क्या, एक दिन इन्होंने उससे ड्यू लिया कि मेरे को 3 लाख रुपया भेजना है और ये हम तुमको 1-2 दिन के बाद दे देंगे। तो वो भी सोचा कि मेरा तो बेनिफिट हो रहा है, यहाँ से डेली का कस्टमर है, इतना मेरे से महीना भर में 10-20 लाख का ट्रांजैक्शन हो चुका है तो आगे भी करता रहेगा। तो उसने ट्रस्ट करके वो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। जब उसका अमाउंट एकदम मोटा हो गया, मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकता आपको, मतलब डिजिट में तो बता सकते हो, आपका पकड़ लीजिए अराउंड 5 से 10 लाख के बीच में। ओके। तो जब उसका अमाउंट एक बड़ा हो गया तब से ये उसको टालने लगा। वो जब भी क्लब में आता था तो भाई शाम को आना
शाम को जब 7 बजे ऑफिस में आए फिर उसको टाइम देना, ऐसा करके जब लॉकडाउन लग गया तो वो लड़का कहाँ कहाँ से खोज खबर करके इनका घर का पता निकाला। वो घर पे भी आए तो हम लोग को बोले कि उसको घर तक आने मत देना। तो हम लोग जितना हो सकता था, जितना हम लोग सुनते थे उतना हम लोग करते थे काम, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि उसके साथ क्या सीन हो रहा है। तो एक दिन मैं उसको अकेला मिला था, ये घर पे नहीं थे, तो वो रो के बेचारा अपना सब कुछ बता रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है नहीं हुआ है। तब मेरे को मालूम चला कि ये आदमी सही है, ये आदमी गलत है। उसके बाद समीर शाह गलत है, समीर शाह गलत आदमी है, और जो लोकनाथ टेलीकॉम वाला है वो बेचारा अपना हक का पैसा लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो भी कहीं से पैसा ला के दिया है, अपना घर से हो गया चाहे किसी से लेके हो गया। उसको आशा था कि मेरे को पैसा मिलेगा, हम सबको रिटर्न कर देगा, हम भी 2 पैसा कमा लेगा। ये सब हुआ। इसके बाद इन्होंने मेरे को बोला कि हमको नॉर्थ बंगाल में सबसे बड़ा क्लब खोलना है, तो तुम कुछ कर सकते हो। तो जैसे अंकित बेगराज वहाँ का बिल्डर है, तो वेगा मॉल में उसका सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे एक प्रॉपर्टी खाली था अराउंड 3200 स्क्वायर फीट का। तो मैंने बात करके इनको दिला दिया। जब मैंने वो प्रॉपर्टी दिलाया तो कुछ पर्सनल रीजंस को लेके, जैसे अगर नया प्रॉपर्टी होता है वहाँ पर नए लोग आते हैं तो अपने आप को आगे दिखाने के लिए एक दूसरे का कानाफूसी करते हैं, तो वो चीज़ मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उनके पास से काम छोड़ दिया। तो जैसे ही मैंने उनके पास काम छोड़ा, काम छोड़ने के बाद जो बिहार के लोग आते थे इनके पास, उनसे मेरा मुलाकात हुआ। तो जब मेरा उनसे मुलाकात हुआ तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये लोग कुछ उसको धमकी देने के लिए नहीं आते हैं, उससे कुछ पैसा मांगने नहीं आते हैं, ये उल्टा उन लोग से ब्याज पे पैसा लेके भाग के सिलीगुड़ी आ गया है, और जमीन का भी पैसा लेके ये लोग भाग के सिलीगुड़ी आ गया है, जो अपना हक का पैसा मांगने के लिए आता है। तो एक पॉइंट पे मेरे को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब ऐसा कंटिन्यू होता रहा तो मैंने भी सोचा कि एक दूसरे स्टेट का आदमी एक अलग स्टेट में, जहाँ पर जो आदमी का लोकल सपोर्ट है, सब कुछ है, अपना ससुराल है, तो वो आदमी को अकेले धमकी देने के लिए एक अकेला बंदा कैसे आएगा? आने से 10 आएगा, 20 आएगा। हम लोग भी अगर आज के टाइम में अगर बिहार आएंगे आपको धमकी देने के लिए तो हमको 10 बार सोचना पड़ेगा, फिर भी आने में हमको दिक्कत होगा। तो जब हम सोचे कि एक अकेला आदमी आके दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगा इसके बाद में। तो धीरे धीरे करके गोलू के बाद और भी 3-4 लोग आने लगे। जैसे आए तो हम लोग वहाँ पर हैंगओवर में शिफ्ट हुए थे। ये लोग, इनने सिटी सेंटर में एक प्रॉपर्टी लिया था हैंगओवर। तो हैंगओवर के जस्ट नीचे एक डायमंड ज्वेलर्स बोल के एक दुकान है, जहाँ पर आपका डायमंड और वो लोग गोल्ड में डील करते हैं। तो उस आदमी के साथ इन्होंने क्या किया कि आज गए 1 लाख का कड़ा ले लिया, कैश पेमेंट किया। अगला दिन गए फिर 2-2.5 लाख का कुछ चेन वगैरह ले लिया, जो कभी ये खुद यूज़ करते थे, कभी ये बिहार भिजवाते थे। तो ऐसे कर करके उसके साथ भी सेम टेक्टिक इन्होंने यूज़ किया। 15 दिन 20 दिन तक सब कुछ उससे लिया, महीना 1.5 महीने में रिलेशन बनाया। फिर एक ही बार उसके पास भी एक लंबा अमाउंट का ज्वेलरी लेके इन्होंने उसको टालना शुरू कर दिया। और इनका जो लाइसेंस की वजह से हैंगओवर में ओपन होने में बहुत टाइम लग रहा था, तो ये सिटी सेंटर इन्होंने जाना छोड़ दिया। और जो डायमंड ज्वेलर्स वाला है वो इनको बार बार पेमेंट के लिए परेशान करे, मतलब परेशान क्या, कॉल करे कि भैया मेरा पेमेंट आप टाइम दिए थे, मेरे को चेक दिए थे। तो ये उसको टाइम देते, टालते कि आप 7 बजे आइए, कल आइए, और उसको बुला कि ये खुद इंसान नहीं आता था दिन भर। उन लोग को बोले कि हम बिजी हैं, हम काम से हैं, हम बिहार में आए हैं, हम कलकत्ता हैं, लेकिन ये गाड़ी निकाल के सुबह 11 बजे कभी रोहिणी कभी करशन, बस दिन भर ऐसे घूमता रहता था, हांडे मारता रहता था। यहाँ तक भी हम लोग इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया अपना, क्योंकि वो हम लोग का ओनर और शॉपकीपर के बीच का रिलेशन है। वो उसको ड्यू दिया क्यों दिया उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। फिर बीच में हम लोग ये लोग हमको लेके आते थे खोरीबाड़ी, वहाँ पर एक काली मंदिर है बड़ा सा, तो वहाँ पर इन लोग का कुछ ज़मीन का कुछ काम होता था। बिहार से लोग आते थे जो कि सिलीगुड़ी में एंटर नहीं करते थे, और ये लोग बिहार में एंटर नहीं करते थे। वो बीच एक जो सेंटर का जगह है वहाँ पर लोग डील करते थे। वहाँ से क्या होता था नहीं होता तो हम लोग को नहीं मालूम। मतलब वो जमीन को लेकर, हाँ, जमीन को लेकर वहाँ से कोई रजिस्ट्रार आता था गाड़ी में बैठ के, और ठीक उसी दिन ये लोग क्या करते, ये घर आने के बाद पूरा पर्दा वर्दा लगा के एकदम घर में डर का माहौल कि हमको लोग मारने के लिए आया है, जो हमने जमीन में डील करी है बिहार के लोगों को पता चल गया है, तो वो पैसा मांगने के लिए सिलीगुड़ी आ रहे हैं, जान का धमकी दे रहा है। और इसके जो पेरेंट्स, आपको 1 मिनट रुकूंगा जी। ये जो जमीन के बारे में बात हो रही है ना, समीर शाह ने एक ही जमीन को 4 आदमी से बेचा हो। जब लोगों को पता चला कि ये समीर शाह ना टाइम पे टाइम देता था, आज कर देंगे, कल कर देंगे, मेरे पापा बीमार है, वो हॉस्पिटल लेके गया हूँ मैं। और उसके बाद जब लोगों को पता चला कि समीर शाह ने मेरे अलावा 3 और लोग को ज़मीन बेचा है ना, तब वो समीर शाह को कॉल करने लगे। और समीर शाह वैसा अपने आप को दिखाता था ना, जैसे उसका कहना था ना कि बिहार के लोग ना इससे क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि फिरौती, हाँ फिरौती मांगते हैं, फिरौती का पैसा मांग रहे हैं, उसको धमकी दे रहे हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई भी इंसान अगर फिरौती का पैसा मांगेगा तो क्या वो अपने नंबर से कॉल करेगा या वो उसके घर पे जाएगा? ये इतना बड़ा फ्रॉड है, इसीलिए मैंने इसका नाम ठग्स ऑफ बिहार दिया है, क्योंकि ये बिहार में किसी को भी नहीं छोड़ा है, ना मुजफ्फरपुर, ना पटना, ना सीतामढ़ी, ना मोतिहारी,
ये हर किसी के साथ फ्रॉड करके मोतिहारी से रातों रात सिलीगुड़ी भाग गया, और वहाँ जाने के बाद ना वो वहाँ के भी लोगों के साथ फ्रॉड किया। अब आप बताइए। तो घर पे पूरा डर का माहौल कर अपना क्रिएट कर दे। तो इनके जो पिताजी हैं सुधीर शाह, तो ये उसको पैसा देते हैं कि मेरा पैसा बड़ा नहीं है, मेरा बेटा बड़ा है, तो ये वो डर के माहौल में उसको पैसा देते हैं। मतलब एक तरह से वो उनको ब्लैकमेल करता है। हाँ, और फिर वही पैसा ले जाने के बाद घर से वो कैश उठाया, कैश उठाने के बाद हम लोग को लेके वो सिंगिंग बार जाता था। तो हम लोग का तो जॉब है, हमको उसका प्रोटेक्शन देखना पड़ेगा। सिंगिंग बार में जाके वही पैसा वो लड़की के ऊपर उड़ाता था। अच्छा। और रात को 3 बजे तक 4 बजे तक सिंगिंग बार से निकलेगा, वहाँ से एक ब्लू माउंटेन बोल के होटल है डागापुर में, वहाँ रूम लेके रहता था हमेशा। वहाँ पर वो अपना क्या करेगा नहीं करेगा, वहाँ से टाइम स्पेंड करके 3-4 बजे घर निकलता था। घर पे घर वाले पूरा स्ट्रेस्ड, क्या हुआ नहीं हुआ, तो बोलते कि हम नहीं चाहते कि हम घर पे आए तो मेरे पीछे वो लोग भी घर पे आए और आप लोग का सेफ्टी में कोई प्रॉब्लम आए। अच्छा। तो इस वजह से हम रात भर इधर उधर थे, उन लोग से बात कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। तो लेकिन वो बात इन लोगों को क्लियर नहीं बताया कि वो आपसे पैसा लेके झूठ बोल के वो बार में जाके लड़के लोग के ऊपर पैसा जी नहीं, ये बात नहीं बोला। तो हमने सोचा फैमिली का बात है, मेरे को इन्वॉल्वमेंट हम लोग का उसमें जरूरत ही नहीं है। ये एक बार हुआ नॉर्मल लगा, 2 बार हुआ नॉर्मल लगा, 3 बार हुआ नॉर्मल लगा। हर टाइम सेम चीज़ हो, रजिस्ट्री करके आए और घर पे आके सेम यही चीज़ हो। तो एक चीज़ के लिए मतलब एक टाइम पे इंसान को डाउट आ जाता है, हम लोग भी तो पागल है नहीं, इतना एज हो गया है। तो जब हम लोग इस चीज़ के बारे में पता किए तो मालूम चला कि ये एक ज़मीन को 4 आदमी को बेचा हुआ है और रजिस्ट्री किसी को भी नहीं दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आज का दिन में हम आपको बोले कि हम आपको ये फ़ोन दे रहे हैं, आपसे हम पैसा ले लिए, अगर हम आपको फ़ोन नहीं देंगे आप मुझे कॉल करिएगा, अगर हम आपका कॉल नहीं उठाएंगे, अगर आप मेरा घर देखें तो मेरे घर पे आइएगा कि भाई क्या हो गया, हम आपको पैसा दिया, आप फ़ोन क्यों नहीं दिए। तो वो लोग इसको धमकी देने के लिए नहीं आते थे, वो लोग आते थे कि भैया आप तो पैसा ले लिए एडवांस हमसे, इतना बड़ा अमाउंट है, आप रजिस्ट्री तो कर दीजिए। और ये घर वालों को उसी बात पे बेवकूफ़ बना के, और घर वालों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके पिताजी को कि रजिस्ट्री नहीं किया है बोल के, तो बेवकूफ़ बना के वहाँ से वो पैसा ले जाके सिंगिंग बार में, सेवक रोड में एक सिंगिंग बार है, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, कॉस्मोस मॉल में, उसके ऊपर वहाँ पर एक लड़की 2-3 लड़कियां हैं, उनके ऊपर को भी जानते होंगे। जी मैं अमनप्रीत को जानता हूँ। और उससे पहले एक बारबी बोल के एक लड़की थी, उसके ऊपर भी बहुत सारा पैसा उड़ाया गया है। उसको लाखों का प्रॉपर्टी भी दिया गया है, सिलीगुड़ी से नोएडा शिफ्ट होने के लिए उसको घर भी दिया गया है। और कभी माँ की तबीयत के बहाने, कभी किसी चीज़ के बहाने उसको हर 15 दिन में, 20 दिन में 10 लाख रुपये, 5 लाख रुपये दिया जाता था। तो यहाँ तक भी हम लोग बर्दाश्त किए क्योंकि हम लोग का उस टाइम पे सैलरी है, हम अपना काम कर रहे थे, मेरे को अपना सैलरी मिल रहा था, मेरे को कोई तकलीफ नहीं था। फिर जैसे ही धीरे धीरे क्या हो गया कि क्लब जब पब एक्सचेंज भी ओपन हो गया, सब कुछ हो गया, तो ये क्या करे कि जो अब स्वीपर बेचारा है, जो हाउसकीपिंग का काम करता है क्लब में, झाड़ू पोछा वॉशरूम वगैरह साफ करता है, चाहे वो हैंगओवर का हो चाहे वो पब एक्सचेंज का हो, अब वो बेचारा 6,000-8,000 में आपके पास काम कर रहा है, गरीब है, उसको भी अपना फैमिली चलाना है। 1 महीने के बाद से 1 महीना अगर मैं आपके पास काम किया तो आप अगले महीने की मेरे को 5 तारीख को सैलरी दीजिएगा, 10 तारीख को सैलरी दीजिएगा। वो बंदा 20-20 तारीख तक सैलरी नहीं देता था। और वो बंदे जब आए कि हमको सैलरी चाहिए तो उनको घुमाए, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं है। और उसी रात को वो क्लब में जाके और ये आपका सिंगिंग बार में जाके लड़कियों के ऊपर पैसा उड़ाए। लड़कियों के ऊपर ये 5 मिनट में 1 गाने 2 गाने के ऊपर 5 लाख 10 लाख रुपए उड़ा सकता है, लेकिन जो गरीब उसके पास महीना 1.5 महीना से काम कर रहा है और अपना हक का 8,000 मांग रहा है, वो इसको देने नहीं होता था। फिर उसके बाद सिंगिंग बार जाना यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन इसके बाद उसी दिन या 1-2 दिन के गैप में इसके बिहार के कुछ जानकार लोग आते थे वहाँ पे। उनके लिए दिन में 20-20 हज़ार का दारू मंगवा सकता था, 1 लाख का मेफेयर में स्वीट करवा सकता है, ब्लू माउंटेन में 15 का रूम करवा सकता है, उन लोग को सिंगिंग बार ले जा सकता है, लड़की भी सप्लाई कर सकता है उन लोगों को कि उन लोग का मनोरंजन होता है, लेकिन एक गरीब को 8,000 रुपये नहीं दे सकता है। उसके बाद नया कहानी शुरू हुआ कि सिलीगुड़ी में जितना भी बिहार नंबर का गाड़ी आता था, और स्पेशली BR 06, 05, 01, ये गाड़ी आने ही से उसमें कोई इसका आदमी हो चाहे ना हो, वो कोई और आदमी हो, ये देख के भागना शुरू हो जाता था। और हम लोग को स्पेशली बोलता था कि अगर हम लोग के क्लब के पार्किंग में या घर के आसपास ये नंबर गाड़ी दिखे तो हमको इन्फॉर्म करना। तो हम लोग भी लग गए काम पे, जितनी बार BR नंबर इसको गाड़ी दिखे ये भागना शुरू कर जाए, बोले कि BR नंबर गाड़ी का पीछा करो। हम लोग भी पीछा करता था। अब वो इसका नोन हो अननोन हो वो हम लोग को नहीं पता। ये सब किया करते करते कुछ दिन बाद इन्होंने क्या चालू किया, हम सब लोगों को बुलाया। जैसे मैं हो गया, मैं तो उनके साथ 24 घंटा उनके घर पे ही रहता था, वो साथ में निकले तो मैं साथ में निकलूँ, वो घर में घुसे तो मैं घर में घुसूँ। तो एक दिन वो सबका फ़ोन चेक करने लगे
तो हम लोग ने पूछा कि फ़ोन चेक करने का कुछ रीज़न तो होगा ना। तो बोले कि हमको डाउट है तुम लोगों पे, क्योंकि हर बार उन लोगों को मेरा नया घर कैसे पता चल जाता है। हम अगर दूसरी जगह रेंट पे बंगलो लेते हैं या कुछ लेते हैं, उन लोग को हर बार लोकेशन पता चल जाता है। तो हम लोग के अंदर मेल नहीं था बोल के हम लोग ने दे दिया अपना फ़ोन चेक करना ठीक है। हम लोग का प्राइवेसी जो है, अब हर सबका पर्सनल लाइफ होता है, उसमें भी झांकना, सब कुछ करना, वो हम लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो अगर हम लोग प्राइवेसी दिखाने के लिए मना करते हैं, तो उनका एक टाइम पे अपना गार्ड होता था, NSD कमांडो था जो करणजीत बोल के, It's Kuldeep Singh, not Karanjeet. वो हम लोगों के ऊपर गन तान दे अच्छा। कि तुम लोग अगर चेक नहीं कराओगे प्राइवेसी, तुम लोग कुछ कर रहे हो, अगर तुम लोग की वजह से कुछ हुआ तो तुम लोग को यहीं मार देंगे। तो लास्ट में हम लोग को भी लाइसेंस ही था। हाँ, लाइसेंसी गन था। तभी वो ऐसा दिन दहाड़े मतलब हाँ, वो गन तान देते थे। वो मतलब कैसा था कि अगर समीर शाह उनको बोल दिया तो वो कहीं भी गन निकाल देगा, चाहे क्लब में हो चाहे घर पे हो। मतलब एक होता है ना कि आप सेल्फ डिफेंस के लिए, जब आपकी जान पे खतरा बने तो आप निकालिए, लेकिन वो क्या करता है, डराने के लिए, एक अपना दबदबा बनाने के लिए, भौकाल के लिए अपने गार्ड से बोल के कहीं पे बंदूक निकलवा देता था। तो हम लोग ने बोला कि ठीक है भाई, अगर प्राइवेसी चेक करना तुमको शांति मिल जाता है तो तुम चेक करो। प्राइवेसी चेक किया, उसमें कुछ नहीं निकला, हम लोग क्लीन चिट हो गए। लास्ट में हमको क्या बोलता है कि हमको मालूम था तुम लोग लॉयल हो, हम बस तो चेक कर रहे थे, हम मजाक कर रहे थे, ये टेस्ट कर रहे थे। तो हम लोग भी बच्चा नहीं है, हम लोग भी समझ गए। धीरे धीरे ये सब केस चलता रहा, तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी हर्ट हुआ कि हम आपके लिए 24 घंटा काम कर रहे हैं, आप आधी रात तो कहीं बुलाए चले जा रहे हैं, आप किससे मिलने के लिए भेज रहे हैं, हम लोग चले जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो बाद में ये बोलते हैं कि नहीं, तुम लोग लॉयल हो, हमको मालूम है, तुम लोग मेरे लिए काम करो। फिर ऐसे करके सप्ताह भर गुजरा। उसके बाद इनका फिर से वही कि बिहार से आदमी लोग आ रहा है, ये नाम का, जो भी आएगा मेरे क्लब में आए चाहे मेरे घर के बाहर आए, उसको सीधा मारना है। और उसी दफ़ा मैंने आपका भी जिक्र सुना था कि राजन बोल के एक लड़का आएगा बिहार से, उसको भी मारना है, उसको ना मेरे घर में के आसपास भटकने देना है, ना मेरे क्लब के आसपास भटकने देना है। तो ना मैंने उस टाइम पे आपका वीडियो देखा था, ना आपका फोटो देखा था, ना आपके बारे में कुछ जानता था। तो उस टाइम हम लोगों ने बोला कि हम लोग आपका सेफ्टी के लिए यहाँ पे, हम लोग यहाँ के लड़के हैं, हम लोग यहाँ पर हम लोग को काम कर रहे हैं, हम लोग जिंदगी भर यहीं पर रहना है, हम आपका प्रोटेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए किसी को मार नहीं सकते, क्योंकि हमको तो नहीं मालूम है इंसान ने क्या गलत किया है नहीं किया है। अब बिना गलती के आप बोलेंगे किसी को भी मार देने, हम लोग नहीं मार सकते हैं। बिल्कुल। तो उनका जवाब था कि तुम लोग फट्टू हो, तुम लोग डर गया है। अगर तुम लोग डर गया तो तुम लोग को क्या चाहिए? पुलिस केस हम देख लेगा, पैसा चाहिए तो बोलो कितना पैसा चाहिए वो भी दे देगा, वेपन चाहिए तो वेपन भी दे देगा। अच्छा, वेपन भी दे देगा? हाँ, वेपन भी दे देगा। बोला हम, आपने क्या बोला? तो हम लोग ने बोला कि ठीक है, अगर कुछ होगा वैसा तो हम लोग देखा जाएगा। हम लोग हामी नहीं भरा, क्योंकि अब ऑन द स्पॉट हम लोग कैसे भी डिसीजन ले सकते हैं, हम लोग का भी एक लाइफ है, हम लोग को जिंदगी भर वो जगह पे रहना है, आगे बढ़ना है, अपना घर भर सब वहीं पे, हम लोग छोड़ के भाग नहीं सकता है उसके जैसा। मैंने डायरेक्ट हामी नहीं भरा, क्योंकि हम लोग क्रिमिनल तो है नहीं, हम लोग एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी के लिए जो हम लोग का डेली लाइफ है उसका एक्सपेंस निकल जाए, उसके लिए हम लोग जॉब करते हैं। तो हम लोग किसी को कैसे मारते हैं? हम लोग क्रिमिनल नहीं है कि किसी को मार दिया, पैसा लेकर कहीं भाग के छुप के बैठ गए, लाइफ गुजार लिया, हम लोग वैसा नहीं था। और क्रिमिनल से याद आया कि क्रिमिनल एक्टिविटी इस इंसान का खुद था। इसको एक बहुत बड़ा शौक था गाड़ियों का, लड़कियों का भी शौक था, और लड़कियों के बाद जो दूसरा शौक था वो तो गाड़ियों का शौक था। अच्छा, पहले लड़की का शौक? हाँ, लड़कियों का शौक तो अभी भी है। अच्छा, था नहीं, अभी भी है, अभी भी है। और गाड़ियों का शौक भी है, लेकिन अभी वो मजबूर हो गया है कि कहीं अभी फ्रॉड नहीं हो पा रहा है बोल के अब गाड़ियां नहीं बदल पा रहा है। नहीं तो मेरे वीडियो आने के बाद? हाँ, आपके वीडियो आने के बाद। लेकिन एक टाइम पे जब हम उसके पास थे तो ये गाड़ी कपड़े की तरह बदलता था। अच्छा। जैसे आज कोई गाड़ी लिया उसको, और ये बात ऑलमोस्ट उत्तरायण का और सिलीगुड़ी का। तो क्या ये सब गाड़ी अपने नाम पे लेता था? नहीं, ये गाड़ियां लेके ना, मतलब हम लोग सोचते थे कि पैसा होगा इंसान के पास, क्योंकि आप BMW ले रहे हैं, आप ऑडी ले रहे हैं, 10 दिन चला रहे हैं, आप बेच दे रहे हैं। तो बाद में मालूम चला कि ये इंसान किसी थर्ड पार्टी को पकड़ता है, उसको बोलता है कि हम इतना डाउन पेमेंट कर देंगे, और जो उसका EMI आएगा उससे तुमको 15 से 20 हज़ार रुपए ज्यादा दे देंगे, एक्स्ट्रा पेमेंट कर देंगे। और उन इंसान का डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ लेके ये गाड़ी उठा लेता था। 1 महीना 2 महीना तक सब कुछ ठीक चलेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, उस सामने वाले को अटकाने लगेगा, पेमेंट नहीं देगा, बोलता हालत खराब है या बैंक का इशू है। EMI देना ही छोड़, मतलब हाँ, EMI देना छोड़ देता था। अच्छा। अब सामने वाला, अब उसका बैंक का सिविल खराब ना हो, या बैंक का आदमी अगर आएगा तो उसके घर पे आएगा, समीर शाह के घर पे नहीं आएगा, क्योंकि उसके नाम पे गाड़ी है। तो वो इंसान अपने जेब से भरता था पैसा, इधर उधर से भरता था, सब कुछ चला। और उसके बाद क्या नाटक शुरू आया कि एक आदमी के साथ नहीं, ऐसा ये 5-6 आदमी के साथ करता था, और वो गाड़ी उनके नाम पे उठा के, और 10-15 दिन बाद ये गाड़ी बदलता नहीं था, ये सीधा बेच देता था। अच्छा, वो गाड़ी बेच देता था? हाँ, ये गाड़ी बेच देता था। वो गाड़ी बिहार आता था, यहाँ पर नंबर प्लेट चेंज कराएगा, कलर चेंज कराएगा, यहाँ से बेच बाच के वो पैसा अपने पास रख लेता था, और सामने वाले को झुलाता रहेगा। जब ऐसा चीज हुआ तो अगले ने कंप्लेन नहीं किया?
कंप्लेन किस चीज़ पे करेगा? आप गाड़ी आप अपने नाम पे उठाए हैं, आपका EMI आपके नाम पे है, तो आप कंप्लेन किस बेसिस पे करेंगे? मतलब वो कंप्लेन करते मेरा गाड़ी चोरी हो गया है। अगर कंप्लेन करेगा भी तो वो लोग पुलिस के पास नहीं ये देखिए, अब आप मिडिल क्लास आदमी है, आप रोजमर्रा का आपकी जिंदगी, आपको काम पे जाना है, घर आना है, बीवी बच्चा को देखना है, आप पुलिस के चक्कर में आप भी फंसना नहीं चाहिएगा। समीर साहब पावरफुल हाँ, समीर साहब पावरफुल इंसान है, पैसे वाला है। अगर आप कोर्ट का चक्कर भी जाएंगे तो आपका महीने का उतना सैलरी नहीं होगा जितना आपका कोर्ट में खर्चा होगा। और ऊपर से समीर शाह का क्या था कि अगर मेरे अगेंस्ट गए कुछ किए तो फिर तुम समझ जाना या तुम अपना ख्याल रखना। मतलब डायरेक्टली कुछ नहीं बोलेगा, वो इनडायरेक्टली कि तुम अपना ख्याल रखना, संभल के रहना, ये रहना वो रहना। उसके बाद ये लोगों ने बैक हो गए, इन लोगों के पास मतलब अब कोई सपोर्ट नहीं है। अब आम इंसान है, ना पैसे का पावर है ना पुलिस प्रशासन का पावर है, क्या करेगा? आप इतना बड़ा आदमी के सामने अगेंस्ट में कैसे जाएगा? जबकि वो दिखाता था कि वो पैसे वाला है और सबको वही मालूम था, तो सब उस टाइम के लिए बैक हो गए। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद से ये इंसान इतना गिरा हुआ है कि ये ब्लू माउंटेन में 5,000 का रूम लेगा और लड़की बुलवाएगा, और लड़की से मतलब हम कभी लाइफ में सोचे नहीं थे कि हमको ये सब काम करना पड़ेगा, लेकिन उस इंसान की वजह से हम लोग को इतना मतलब गिरा हुआ काम करना पड़ा कि वो मेरे थ्रू लड़कियां बुलवाता था। अच्छा, मेरे थ्रू लड़की बुलवाएगा, मेरे फ़ोन से अपने फ़ोन में फ़ोटो भिजवाएगा, जो उसको पसंद आएगा उसको बोलेगा, उसको लेके आके इतना इतना नंबर रूम में उसको रख दो। रखने के बाद वो आएगा, वो लड़की के साथ अंदर रूम में जाएगा, जाने के बाद क्या हो रहा है नहीं हो रहा है करके अपना बाहर आएगा, पेमेंट दिलवाएगा। अब आप सोचिए, अगर गाड़ी का एक EMI होगा 15,000, 20,000, 30,000 रुपया, वो भी महीने में एक बार देना है आपको, वो ये नहीं दे पा रहा है। लेकिन ये एक दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए ये 20,000 रुपये खर्चा कर सकता है। ये मेफेयर में जाके लाख रुपए का स्वीट ले सकता है लड़की के सामने दबदबा बनाने के लिए कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास रुतबा है, ये है वो है। लेकिन ये किसी गरीब का 20,000 रुपये नहीं दे सकता है। उसके बाद तो एक मिनट मैं आपकी बात काटूंगा। तो आप अमनप्रीत को भी जानते होंगे? जी जानता हूँ, वो एक सिंगिंग बार में थी, काम कर रही थी। अब उनका क्या मजबूरी है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो उनका प्रोफेशन है मैं वो बता रहा हूँ कि वो सेवक रोड में एक सिंगिंग बार है, वहाँ पर वो काम करती थी और ये वहाँ पर जाता था, उसके ऊपर पैसे उड़ाता था, कलेक्शन देता था। अगर मैं आपको लमसम बताऊँ कलेक्शन कैसे देता था आप उस टाइम मुझे बता रहे थे? अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, टेबल पे बैठे आके आप, और लड़की लोग, एक सर्कल रहता है, स्टेज जैसा रहता है, वो लोग वहाँ पर खड़ी रहती हैं और वहाँ पर डीलिंग्स बॉय रहते हैं। जैसे अगर आप आए और डीलिंग्स बॉय आपके पास आएगा, आपसे जैसे वेटर अलग हो गया, वेटर आपको सामान देगा, अल्कोहल वगैरह देगा। जो डीलिंग्स बॉय रहेगा वो आपको पूछेगा कि आपको कौन सा लड़की पसंद है, क्या है, नहीं है। और वो आपको वो लड़की पसंद है तो नंबर के लिए या उसको इम्प्रेस करने के लिए, बात करने के लिए वो आपसे पैसे लेता है। वो मतलब आपको चेंज देगा, 100 के बंडल देगा, और जब पूरा आप वहाँ से जब जाने लगेंगे तो जो भी अमाउंट उसका होगा, चाहे आप 50,000 करें चाहे आप 5 लाख रुपए करें, वो आपसे पेमेंट ले लेगा। तो इसने एक डीलिंग्स बॉय था छोटू करके, उसको बुलाया, उसको बोला कि लड़की का हमको नंबर चाहिए और ये लड़की हमको चाहिए। तो उसने बोला कि ठीक है, आपको इतना इतना कलेक्शन करना पड़ेगा। इसने कलेक्शन किया उसके ऊपर, और लमसम अगर मैं बोलना चाहूँ तो अभी तक इसने 5 से 6 करोड़ रुपए लड़की के पीछे खर्चा किया है, अमनप्रीत के ऊपर। तो इसने वहाँ पर पैसा उड़ाया, उसके बाद इसको नंबर मिला, इसके साथ वो गई, फिर इन दोनों का प्रेम कहानी शुरू हो गया। समीर शाह बहुत पागल था उस लड़की के पीछे, तो जब भी वो पैसे का दरकार होता था उस लड़की को, वो इससे मांगती थी और ये उसको एनी टाइम पैसे देता था। लेकिन अपना स्टाफ को पैसा देने के लिए इसके पास पैसा नहीं होता था, EMI देने के लिए इसके पास पैसा नहीं होता था। लेकिन अगर लड़की एक बार फोन करे कि मेरा माँ का तबीयत खराब हो गया, अब हुआ है नहीं हुआ वो लड़की जाने, भगवान जाने, एक फोन पे 10 लाख रुपए, कौन सा बीमारी है नहीं पता, लेकिन लड़की फोन करे माँ का तबीयत खराब है, मतलब 15 लाख रुपया चला जाएगा। बिजनेस क्लास की लड़की को टिकट करा के देना घर जाने के लिए, कभी गाड़ी गिफ्ट कर दिया, कभी आपका डायमंड रिंग गिफ्ट कर दिया, कभी आईफोन गिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से वो उसके ऊपर पैसे, मतलब अब शायद आराम का पैसा कमाएगा वो वही जान सकता है, ऐसे उस तरीके से उसके ऊपर पैसा उड़ाता था। फिर अब क्या हो गया कि वहाँ से हम जब पब एक्सचेंज में थे तो मैंने उनके पास काम छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा क्या है कि हम जहाँ पर काम कर रहे हैं मेरे को शांति से काम करना है। अगर वहाँ पॉलिटिक्स हुआ तो हम काम नहीं कर पाता है। फिर भी हम झेला, जब मेरे से लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा तो हम ऑफिस में गया, और ऑफिस में जाने के बाद हम उनके मुँह पर काम कि हम नहीं कर सकेगा हम बोल के वहाँ से हमने काम छोड़ दिया। तो वो भी मेरा सैलरी वहाँ पर अटक गया था, उसको भी लेने के लिए मेरे को लगा, वही हमको तो मालूम है क्या क्या सुनना पड़ेगा, तो हम फ़ोन ज़्यादा करता नहीं था कि मालूम है एक बार फ़ोन करेंगे तो 10 बार टाइम देगा। घर पे जाएंगे, घर के अंदर होता था वो आराम से अपने बेडरूम में सोया हुआ है, लेकिन फ़ोन पे क्या नौकर से या उसके घर में उसकी जो वाइफ हो गई, बहन हो गई, उनसे बुलवाएगा कि हम घर पे नहीं है, बाहर है, और वो घर में ही रहेगा। इंसान को अपने घर के बाहर 5-5, 6-6 घंटा बिठा के रखेगा, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलेगा पैसा देने के लिए। तो फिर भी हम कैसे करके मैंने तो अपने उस टाइम पे पैसा निकाल लिया। फिर अपना मैं जो मेरा रोज़मर्रा का ज़िंदगी है मैं उसमें बिजी हो गया, मैंने दूसरा काम पकड़ा, ट्रेडिंग का काम शुरू किया, उसमें मैं करता रहा। फिर बीच में मेरा कुछ लॉस हो गया था, उस वजह से मेरे पास अब इतना पैसा नहीं था कि मैं वो काम वापस से स्टार्ट कर पाऊँ। तो मेरे को वापस एक नॉर्मल जो लाइफ है वो वही चाहिए थी। तो मैं गैंगटॉक गया,
गैंगटॉक में मैंने काम किया। तो मतलब अब हम लोग का आदत हो गया कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने का। हम लोग काम से आएंगे, काम से आने के बाद 8-9 बजे तक हम लोग की दुनिया शुरू होती है कि दोस्त से मिले, कुछ चाय वाय पी लिया, उसके बाद घर है। लेकिन गैंगटॉक कैसा था कि 8 बजे सब सुन सपाटा। मैं 1 साल काम करने के बाद मैं वहाँ बोर हो गया, तो मैं वापस सिलीगुड़ी आया। तो सिलीगुड़ी आने के बाद मेरे पास काम नहीं था, क्योंकि क्लब लाइन में मुझे करने का इच्छा नहीं था, और जो दूसरा ऑप्शन था मेरे पास वो यहाँ अवेलेबल नहीं था। तो मैं सिटी सेंटर में इनके क्लब में, और इनके बाजू में एक क्लब है, वहाँ पर एक मेरे फ्रेंड के थ्रू गया था जी। तो वहाँ पर एक पाशा बोल के आदमी था, वो मेरे से मिला। किसी और समीर शाह के साथ रहता था वो। हाँ, समीर शाह के साथ रहता था, लेकिन क्योंकि उनकी भी रिकॉर्डिंग मैंने वीडियो में डाली थी। जी वो तो ऐसा नहीं कि वो मेरे को कोई जानता है, उसने शायद मेरा नाम सुना होगा। तो मतलब नॉर्मली मैं जाता था, वो हाय हेलो होता था, क्योंकि वो वहाँ का मैनेजर उसको बना के रखा था। तो एक दिन मेरे को पूछा कि आपका नाम शुभम है क्या? मैंने बोला कि जी मेरा नाम शुभम है। बोलता कि आप समीर के पास काम करते थे? मैं कि हाँ काम। अरे आपको बोलना चाहिए था ना, हमको तो पता ही नहीं था कि आप ही शुभम है। वो आपका नाम सुने थे, चेहरा नहीं देखे। तो मैंने बोला कि अब मैं आपको जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, मैं तो खुद ओकेजनली आया हूँ यहाँ पे, मैं कैसे आपसे कुछ बोलूँ? तो बोलता है कि अभी आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने कि अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये सुनने के बाद वो मुझे VIP रूम में लेके गया, जो हैंगओवर का है। वहाँ पर उसने मुझे अल्कोहल ऑफर किया, मैंने मना किया। फिर बोलता है अरे भैया पीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप पीजिए, हम लोग ये मेरे तरफ से है, आपसे बस कुछ ऐसी बात करना, आपके बारे में बहुत सुना था बोल के। तो मैंने ठीक है, कैजुअली बात करना होगा, मैंने पीना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उसने मेरे को काम का ऑफर दिया। उसने मेरे को बोला कि समीर शाह के पास अभी कोई आदमी नहीं है ढंग का, भरोसेमंद, तो आप काम करेंगे क्या? तो मैंने बोला कि भैया मैं काम छोड़ चुका हूँ उसके पास, मैं क्यों काम करूंगा वहाँ पे? तो बोलता कि फिर भी देख लीजिए, सोच लीजिए, उसको पहले का आदमी लोग चाहिए, उसको क्या रियलाइज हुआ है नहीं हुआ है मुझे नहीं पता। बोला ठीक है मैं आपको बताऊंगा। ऐसे करके 2-3 दिन बीता, तो समीर शाह का मेरे पास फ़ोन आया। मैंने फ़ोन पे भी मना कर दिया कि मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको। तो उसी दिन मैं शाम में सिटी सेंटर आया हुआ था, तो हम लोग फेस टू फेस टकरा गए। तो मेरे को बोले कि मेरे पास कर लो शुभम, वापस आ जाओ, तुमको क्या सैलरी चाहिए नहीं चाहिए? तो मेरी जो एक्सपेक्टेड सैलरी थी मैंने उनको वो बताया। तो उन्होंने मैंने बोला कि मेरे को उससे भाई इतना ज़्यादा चाहिए, अगर मैं कहीं पे एक जगह पे कहीं हूँ तो मैं दूसरी जगह तभी जाऊँगा ना जब मेरे को वहाँ से कुछ ज़्यादा मिलेगा। तो उन्होंने उस बात पे एग्री कर लिया कि ठीक है, और तुम मुझे मना तो नहीं करोगे ये वो। तो मैं भी थोड़ा सा ना, एक पीयर प्रेशर था मेरे ऊपर कि काम नहीं है इतना टाइम से, और अगर ऑफर मिल रहा है और अच्छा ऑफर मिल रहा है, और मैंने उस टाइम क्लियरिफिकेशन कर दिया था कि मैं सिर्फ क्लब का ही जो काम है वही देखूंगा, एक्स्ट्रा XYZ में कोई काम नहीं करूँगा। मुझे सब तो सच्चाई पता चल गई थी। तो मैंने उनके पास काम करना शुरू किया। जैसे पहला जो मेरा महीना था वो सिर्फ मेरा 12 दिन का था, क्योंकि जून मंथ के एंड में मैंने काम स्टार्ट किया था। तो उसका मेरे को आधा पैसा मिला। तो वो मतलब मिलना ना मिलना एक ही बराबर था, उतना बड़ा अमाउंट नहीं था वो। मैंने कुछ माइंड नहीं किया। जब मेरा जुलाई का सैलरी का टाइम आया, 10 से 15 तारीख हो गया, 20 तारीख हो गया, आज कल शाम में कर देते हैं। क्लब में मिलता नहीं था, क्लब में मिलने से QR कोड दे दो, हम तुमको 10 मिनट में पैसा भेज देंगे। 3 दिन हुआ था, लेकिन उसका 10 मिनट कभी पूरा नहीं होता था। ऐसे ही करके जुलाई भी मेरा चला गया, मेरा अगस्त भी चला गया, और सितंबर लग गया। तो सितंबर में आपका मतलब आप ये 2024 की बात कर हाँ, ये 2024 की बात कर रहा हूँ। तो मेरा उसके पास 3 महीने का सैलरी अटक गया। अटकते ही क्या हो गया कि इसके क्लब में रेट पड़ गया। मतलब सितंबर महीना पूरा नहीं हुआ था, कुछ 10-12 दिन बाकी थे, तो इसके क्लब में रेट पड़ गया। ये मुझे न्यूज़ मिली थी। हाँ, और रेट पड़ने का रीज़न क्या था कि ये इसके क्लब में डिफेंस का दारू मिला, जो कि पुरानी कुछ नई बात नहीं है। वो दारू मिला नहीं, वो दारू उसके क्लब में बिकता ही था, डिफेंस का माल, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है बोल के। अच्छा, क्लब बंद हो गया। प्रॉफिट कैसे होती है? अब देखिए, अगर आप एक्साइज से माल लेंगे तो आपका जो फिक्स रेट आपको एक्साइज से माल लेना पड़ेगा, और उसमें जो आपको प्रॉफिट होगा वो आपको दिखाना पड़ेगा। सब कुछ आपको एक एंट्री बुक मैनेज करके चलना पड़ता है ना। अगर आप डिफेंस से माल लेंगे, आपको ऑर्डिनरी रेट के हिसाब से वो रेट सस्ता पड़ रहा है, और उसमें आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है। तो बट ऑब्वियस है कि आप डिफेंस का माल बेचेंगे, जो कि अलाउड नहीं है, इलीगल है बहुत। लेकिन जब ये हैंगओवर में जब एक्साइज का रेट पड़ा था, आप उस समय थे? जी, मैं उस समय काम कर रहा था, मेरे आँख के सामने ही वो पहले होता था। तो मेरे को कभी मालूम नहीं था। हम लोग को बोलते कि जाओ नीचे दारू आया है, लेके आ जाओ क्लब में, तो हम लोग ले आकर रख देता था क्लब में। लेकिन जिस दिन रेड हुआ उस दिन हम लोग को मालूम चला कि ये जो बाहर से दारू आता है, ये इसके घर के लिए या किसी अदरवाइज गेस्ट के लिए नहीं आता, ये इसके क्लब के लिए आता था। तो ये दारू इनका पकड़ाया था? इनका जो हैंगओवर का जो VIP जोन है उसमें पकड़ाया। तो VIP रूम में कैमरा नहीं लगा हुआ? नहीं, आज तक ये कभी VIP रूम में कैमरा नहीं लगवाए, क्योंकि VIP रूम में कैमरा नहीं लगवाने का एक रीज़न और था कि इनके बिहार से कुछ गेस्ट आते थे। तो ये वो गेस्ट लोग को अब अट्रैक्ट करने के लिए, खुश करने के लिए, जो इनके क्लब में PR होती थी, वो इनको VIP रूम में भेज देते थे। अब बोलते थे कि तुम लोग दारू पियो, मेरे गेस्ट का ख्याल रखो, और तुम लोग का जो कमीशन है वो कमीशन छोड़ दो, हम तुमको एक फिक्स रेट आज के लिए हम तुमको एक फिक्स रेट दे देगा। तो लड़कियां भाई पैसे के लिए काम कर रही हैं, वो लोग चली जाती थी। तो वहाँ क्या होता है नहीं होता है वही लोग जाने। उसमें कैमरा नहीं लगा होता? नहीं, इसीलिए VIP जोन में कभी कैमरा नहीं लगा रहता था। VIP जोन में वो VIP जोन में ही वो दारू मिला था। तो कहीं ना कहीं मुझे तो अंदाजा था ही कि पहले भी
एक दो बार मैंने देखा हुआ था दारू वहाँ पे। तो ये सब हुआ, तो ये सब जैसे हुआ तो अगला दिन ये मेरे को कॉल किया। अच्छा, जब रेड पड़ा तो समीर से आया था हैंग? जी नहीं आया, ये नहीं आया था। वो सिलीगुड़ी में था, लेकिन जब उसको एक्साइज ऑफिसर ने फ़ोन किया, डीसी ने, तो ये बोलता है कि हम बाहर हैं, आउट ऑफ स्टेट हैं, अभी हम नहीं आ पाएंगे। तो उन लोग ने अब जो अपना लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो लोग ने किया। रात को 12 साढ़े 12 बजे मैं क्लब से बाहर निकला। क्लब से बाहर जैसे निकला, इनका फ़ोन आया मेरे पास कि क्या क्या हुआ। तो मैंने इन्फॉर्म, मतलब किसी को अरेस्ट भी किया गया था ना? हाँ, उनका जो मैनेजर था, मैनेजर कम अकाउंटेंट ज़्यादा था, वो RK रतिकांत उसका नाम है, उसको अरेस्ट करके लेके गए थे वो लोग, और उन्होंने रखा था अपने पास। तो मेरे पास इनका कॉल आया क्या क्या हुआ है, तो मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा चीज़ था, जो दारू आपके यहाँ बिकता था वो दारू पकड़ा गया है, तो वो सीज करके वो लोग ले गए हैं, हम लोग को भी अंदर रखा था, और RK जो आपका अकाउंटेंट्स और मैनेजर है उसको लेके गए वो लोग अरेस्ट करके। तो वो मेरे को बोला कि तुम थोड़ा पता करो कहाँ लेके गए। मैंने कहा पता क्या करना है, अब ऑफिशियल काम हुआ है तो उसको या तो ये वो लोग अपना कस्टम ऑफिस लेके गए होंगे, या तो जैसे नॉर्मली जो आपका स्टेशन होता है वहाँ लेके गए होंगे। वो बोला कि ठीक है, हम सुबह तुमको कॉल करेंगे, तुम फ़ोन उठा लेना। तो सुबह 10:30 बजे इनका फ़ोन आया, तो ये मेरे को बोलते हैं कि मेरा बस एक काम कर दो, मेरा क्लब जैसे भी खुलवा दो। ये इनको DC एक्साइज में खुद जाना था, एक्साइज ऑफिस में, लेकिन ये खुद नहीं जाते थे। इन्होंने मेरे को आगे किया कि तुम मेरे क्लब के लिए खड़े हो जाओ, तुम जाके वहाँ पर बात करो, कैसे भी रिक्वेस्ट करो, उन लोग को डाइवर्ट करना है डाइवर्ट करो, मेरा बस क्लब खुलवा दो। तुमको तुम्हारा जो सैलरी है तुमको वो भी दे देंगे, और तुमको कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए वो भी दे देंगे। तो मैंने बोला कि ये सब काम तो इलीगल है, मैं नहीं करूँगा, लेकिन एक बार जाके मैं बात करने का ट्राई कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आपके मतलब बिहाफ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, तो एटलीस्ट मेरा सैलरी हो जाएगा, क्योंकि मैं भी अब सिलीगुड़ी में अकेला रहता हूँ, मेरे को रेंट से लेकर। अगर हैंगओवर बंद हुआ तो ये तो 100% है कि आपको पेमेंट मिला नहीं होगा? नहीं, पेमेंट नहीं मिला था। जितने भी स्टाफ लोग किसी का पेमेंट नहीं, किसी का स्टाफ का पेमेंट नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट मेरा पेमेंट मिल जाएगा, क्योंकि सिलीगुड़ी में अकेले रहता हूँ, मेरे को रेंट से लेकर ग्रॉसरी से लेकर सबको मेरे को पेमेंट करना है। अब सोचिए 3 महीने से मेरे को सैलरी नहीं मिला है, तो मैं अपना रेंट कैसे दूंगा, या मैं ग्रॉसरी वाले को कैसे दूंगा, या मैं अपनी रोजमर्रा की चीज़ें कैसे लूँगा। वो चीज़ हो गया। तो मैंने उस इंटेंशन से जाके बात किया, फिर मैंने इसको सैलरी मांगा, ये फिर भी देने को राजी नहीं है। और इसका ना एक बहुत पुराना एक वो है, क्या बोलते हैं, एक स्कीम है कि अगर कोई बंदा अपनी जगह पे सही है और ये इसको बोला गलत करने के लिए, अगर वो इंसान गलत नहीं करेगा और काम छोड़ देगा, तो ये उसके ऊपर एक ही ब्लेम डालता है कि चोरी करके गया है। चोरी करके गया। हाँ, उसके पास पीछे के मतलब 4-5 बंदे और हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, क्योंकि वो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो उनकी प्राइवेसी में कैसे ऐसा सब में फैला सकता हूँ। तो जो भी इनके पास काम करे, इसके अगेंस्ट जाए, इसकी बात ना सुने, तो ये क्या फैला दे, अरे वो तो मेरे पास चोरी करके चला गया, मेरा पैसा मार के चला गया, या उसको हम इस काम के लिए पैसा दिए थे, वो पैसा लेके चला गया। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर ये बोलता है कि काम कर दोगे तो मैं तुम्हारा सैलरी दे दूंगा, तो ठीक है, मैं अपना सैलरी ले लूँगा। लेकिन क्या हुआ कि डीसी सर थे, उन्होंने सीधा बोला कि इसमें कोई डाउट का चीज़ नहीं है, उसके दुकान में पकड़ाया गया है, उसने गलत किया है, तो जो गलत करता है उसको जैसे लॉ बनाए, लॉ के हिसाब से हम उसको ट्रीट करेंगे। तो मैं भी वापस आ गया, मतलब कि इनके पछाड़ में मुझे क्यों पढ़ना है, वो भी अपनी जगह सही है और ये अपनी जगह गलत है, तो मैं गलत के साइड होना भी नहीं चाहता। तो मैं वापस घर गया, मैंने इनको सैलरी मांगा, तो इन्होंने मेरे को बोला 10 मिनट मैं भेज देता हूँ तुमको, नहीं आया पैसा। इन्होंने मेरे को कम से कम 10 दिन तक परेशान किया, तो मेरे अंदर थोड़ा एक अग्रेशन आ गया था। तो मैंने इनको कॉल किया, कॉल के बोला कि आपको मेरा सैलरी देने का मन है कि नहीं देने का मन है। तो इन्होंने सीधा मेरे को बोला कि तुम तो मेरे घर से पैसा लेके गए थे। अच्छा। हाँ, इन्होंने मेरे को सीधा फोन पे बोला कि मेरे को नहीं बोला, जो दूसरे बाउंसर इनके पास गए थे सैलरी मांगने के लिए, उनको बोलता है कि शुभम मेरे घर से इतना इतना पैसा लिया है और लेके वो दार्जिलिंग भाग चुका है। और जिस डेट पे इन्होंने बोला कि शुभम दार्जिलिंग भाग चुका है, उस डेट पे हम सिलीगुड़ी में था, और उसके पहले वाली डेट पे भी इनके साथ मेरा काम बात हुआ है, मैंने इनको टेक्स्ट किया हुआ है कि मेरा सैलरी देंगे कि नहीं देंगे। और जैसे ये ऑर्डिनरी सबके साथ करते हैं, किसी का भी मैसेज सीन कर लेंगे बट रिप्लाई नहीं करेंगे, उन्होंने मैसेज सीन करके छोड़ दिया था। तो मेरे को गुस्सा आया कि एक तो मेरा सैलरी भी नहीं मिला है, ऊपर से ये बातें बना रहे सबके साथ करता है कि शुभम को सबका सैलरी दिया और वो सैलरी लेकर दार्जिलिंग भाग गया। अब मुझे आप बताइए, ना मैं आपके क्लब का मैनेजर हूँ, ना मैं ओनर हूँ, तो आप सारा स्टाफ का सैलरी मुझे क्यों देंगे? क्यों दोगे? मेरा सैलरी देंगे वो समझ में आता है, सारा स्टाफ का सैलरी आप मुझे क्यों देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर से आप सबको बोल रहे हैं कि पैसा लेके भाग गया, तो इस चीज पर मेरा थोड़ा सा दिमाग खराब हुआ। तो मुझे गुस्सा आया, क्योंकि गुस्सा आने का रीज़न क्या था कि अब मेरा जो रूम ओनर है वो मेरे को हमेशा आके पिंग करे कि रेंट दे दो 3 महीना हो गया, तुम रेंट नहीं दे सकते तो रहते ही क्यों, ये वो। तो मुझे भी सोच के अब गुस्सा लगा ना कि मैं काम भी कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि पड़ा पड़ा खा रहा हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ, और मेरे को काम करने के बाद मेरे को पैसा भी नहीं मिल रहा, और मेरे को बिना मतलब में सुनने का मिल रहा है। अब मैं रूम ओनर को तो जाके कुछ नहीं बोल सकता कि वो अपनी जगह पे सही है, उसने मेरे को रूम पे रेंट पे रूम दिया, तो 3 महीने का रेंट बाकी है, तो ऑब्वियसली आके बोलेगा ही। बिल्कुल। यहाँ पर गलती मेरा भी नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ, गलती यहाँ पर जिसका है समीर शाह का, कि वो मेरे को सैलरी नहीं दे रहा, 3 महीने का अटका के रखा हुआ है। तो मैंने उनको मैसेज किया
मैसेज करके मैंने कुछ बातें बोली भी, और मैंने उनको धमकी नहीं, इन सॉर्ट ऑफ मैंने उनको आगाह किया कि आप जो मेरे को बदनाम कर रहे हैं कि मैं आपका पैसा लेके भागा हूँ, तो ठीक है आप मुझे बदनाम करिए, लेकिन मेरे पास तो रियलिटी है, सच्चाई है कि आपने क्या किया है नहीं किया है, तो फिर मैं वो सबको बताता हूँ। जब आप मेरे को बदनाम कर सकते हैं तो मैं तो सच्चाई तो सामने ला सकता हूँ, सच्चाई सामने लेके आऊंगा, मैंने वो बोल दिया। फिर अब मेरे पास, लेकिन ना मैं उसको एग्जीक्यूट कैसे करूँ कि मैं पहले कौन सा स्टेप लूँ, मेरे को समझ में नहीं आया। तो फिर मेरे को याद आया कि मैंने आपका वीडियो देखा है, और तब मेरे को मालूम चला कि ये जो बोलता था कि राजन आएगा बिहार से, उसको मार देना, ये कर देना, वो कर देना, वो आप ही थे। अच्छा। तो मैंने आपका एक दो वीडियो देखा हुआ था, तो मैंने उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया, कनेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जब आपने अर्जुन जो बच्चा था 13 साल का, अच्छा, जब आपने उसका वीडियो डाला तो वो वीडियो देखने के बाद मैं आपसे कनेक्ट हो पाया। तो आप अर्जुन को जानते हो? जी जानता हूँ, सिलीगुड़ी में आई थिंक समीर और उसका फैमिली के बाद अगर अर्जुन को कोई सबसे पहले देखा था तो वो मैं था, और एक भैया और हैं, वो गोसाईपुर में रहते हैं, वो देखे थे। हम लोग के सामने ही वो बेचारा आया था, उस टाइम 12 साल का बच्चा होगा वो, एक पाँव उसका नहीं, मतलब पाँव था लेकिन वो चल नहीं पाता था, पोलियो हो गया था, मतलब एक स्पेशली एबल बच्चा था। वो बच्चा उनके घर में आया लॉकडाउन के टाइम में, तो एक 12 साल के बच्चे से लोग दिन भर काम करवाते थे। तो जैसे हम लोग के सिलीगुड़ी में भी ऐसा होता है, कुछ नेपाली लोग रहते हैं, वो बच्चे लोग को लेके जाते हैं जो जिनका फैमिली एबल नहीं रहता है, तो उनको लेके जाते हैं अपने पास, काम कराते हैं। बट वो लोग काम कराते हैं इन द सेंस कि अपने बच्चे का टेक केयर करवाएंगे, छोटा बच्चा हो गया या उसको पढ़ाई करवाएंगे, उसको बस इतना काम, उसके बदले में वो लोग सैलरी भी देते हैं, वो बच्चे को पढ़ाते लिखाते भी हैं, और मतलब एकदम ऐसा नहीं कि मतलब वो इंसान फैमिली की तरह उसको ट्रीट करते हैं। लेकिन ये लोग क्या करता था कि वो बच्चे को लेके आया, दिन भर वो बच्चे को काम करवाता था, रात को 3-3, 4-4 बजे तक, ना उसको ढंग से खाने के लिए देता था, ना उसको ढंग से सोने के लिए देता था, और मारता अलग था। और मारना इन द सेंस कि अगर ये बच्चा किचन में है, इनका वाइफ के साथ है, और इनका वाइफ को कुछ हेल्प कर रहा है बर्तन धोने में या किसी चीज़ को लेके आने में, और इनके पिताजी ने रूम से आवाज़ दिया, अगर वो काम छोड़ के, अगर वो आवाज़ उनके पिता ने जो आवाज़ दिया है, अगर वो रूम में नहीं गया तो उसके पिताजी इसको मारेंगे कि तुमको एक बार बुलाया तो तुम आया क्यों नहीं। अच्छा। और ये जब वापस किचन में जाएगा तो इनकी वाइफ उसको मारेंगी कि तुम यहाँ से गया क्यों। ऐसा उस बच्चे के साथ होता था। उसके बाद अब हम लोग हैं, जैसा हम लोग भी, अब शरीर जैसा है हम लोग का, हम लोग भी 50 किलो का बोरा उठा सकते हैं आराम से। तो एक समझ में आता है कि अगर आप हमसे बोलें, एक बात का बात है, वो बच्चे से वो लोग इतना भारी भारी चावल का बोरा उठवा के लेके आते थे, रात को 3-3 बजे तक उससे पाँव दबवाएंगे। अगर पाँव दबाते दबाते वो बच्चा, ऑब्वियसली 12 साल का बच्चा दिन भर काम करेगा, बर्तन धोएगा, कपड़ा धोएगा, थक जाएगा। अगर वो दबाते दबाते सो गया ना, तो नहीं देख रहे कि उसको कहाँ लग रहा है, नहीं लग रहा, सीधा उसके मुंह पे लात मार देंगे। और लात भी ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा जगाने के लिए होता है ना, थोड़ा इंसान का ईगो रहता है पैसे का, तो लात से जगा दिया, जगाना भी नहीं, सीधा मुंह पे लात मार देते तो बच्चे के। वो बच्चा रो भी नहीं सकता है, अगर रोएगा तो और मार देते ये लोग। उसका उसको भगा देंगे, माँ मतलब माँ बहन का बहुत गंदा गंदा गाली जो मैं यहाँ पर यूज भी नहीं कर सकता, वैसा उसको गाली देते थे। और गाली देने के बाद मारना वारना तो इनकी फैमिली में सभी मारते थे। सबसे ज्यादा मेरे को ना डिस्टर्बेंस कब लगा, जब इनकी वाइफ उसको मारती थी, क्योंकि जैसा आपको भी पता है उनकी वाइफ का जो बैकग्राउंड है, क्या बैकग्राउंड है। तो अगर देखिए, अगर मैंने कोई प्रॉब्लम देखी है और सामने अगर मैं किसी इंसान को देखूंगा वो प्रॉब्लम से फेस करते हुए, तो मैं कनेक्ट कर सकता है, मैं रिलेटेबल हो सकता हूँ उसके साथ, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन वो वैसा बैकग्राउंड से आने के बाद भी वो उस बच्चे को मारती थी। अब यहाँ तक कि अगर चाय लेके नहीं आया या चाय वो खुद बनाना भूल जाती थी, लेकिन ब्लेम डाल दिया बच्चे के ऊपर। अब बच्चा अगर ना बोलेगा तो इधर से भी मार खाएगा, हाँ बोलेगा तो उधर से भी मार खाएगा। उनके पिताजी से लेके, उनकी सिर्फ माताजी उनको नहीं मारती थी, उनके पिताजी, उनकी बहन, उनकी वाइफ और वो सब उसको मारते थे। अगर वो बच्चा हम लोग से बात भी कर लेगा, हम लोग के सामने तो ऐसे दिखाएगा कि बात क्यों नहीं करता है, बात किया कर, ये वो। अगर वो हम लोग से बात कर लिया, अपना रूम में ले आने के लिए ले जाके उसको फिर बच्चे को मारते थे ये लोग। और इतना छोटे से बच्चे को ये लोग चांटा मारेंगे, लात मारेंगे, ग्लास फेंक के मार देते थे। और कभी कभार तो वो एक सुपारी रखने का डब्बा जो होता है प्लास्टिक का, वो फेंक के मार देते थे। उस तरीके से बच्चे को ट्रीट करते थे। उसके बाद ये कुत्ते को अपने बिस्तर पर सुलाएंगे, लेकिन वो बच्चा जो उनके घर में दिन भर काम कर रहा है, वो हम लोग यूजुअली जो घर में हॉल रूम में कारपेट होता है हम लोग का, वो कारपेट पे इसको सुलाते थे। इवन नवंबर दिसंबर में हम लोग के सिलीगुड़ी में ठंड बहुत पड़ता है, दिसंबर एंडिंग से लेकर जनवरी फरवरी तक। वैसा ठंड में वो बच्चा कारपेट पे सो रहा है, ना उसके पास ओढ़ने के लिए चादर है ना कुछ। और वो सोएगा कब? अब यहाँ पर बैठे हैं वो लोग, रात भर वो लोगों का फैमिली जगता रहता था, 4 बजे तक 5 बजे तक जगता था। वो लोग हॉल रूम में बैठ के गप्पे मारेगा, चाय पिएगा, मूवी देखेगा। तो बच्चा शोर में तो सो नहीं पाएगा। ये लोग उठ के जाएंगे तब वो सोता था। और सोने के लिए भी ना उसको चादर देते थे ना कुछ। लास्ट में जब देखेंगे सब लोग देखता है उसको, हम लोग भी देखते हैं उसको, तो वो लोग चादर दिए उसको। अब वो बच्चा ठंड में एक चादर को बिछाएगा कि ओढ़ेगा? दिन भर काम करेगा, मार भी खाएगा, माँ बहन का गाली भी सुनेगा, सैलरी भी नहीं मिलेगा, प्लस 5 बजे सो के वो बच्चा 6 बजे 7 बजे उसको उठा देंगे।
उठो बर्तन धो, उनके पिताजी का थूकदानी साफ करो, ये करो वो करो, कुत्ते को घुमा के लाओ। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे। समीर शाह ने बोला कि अर्जुन ने समीर शाह के घर से पैसा चोरी करके हाँ। भाग गया, आपको क्या लगता है? ये सरासर झूठ है, उसका तो फेवरेट डायलॉग है। जो भी अगर जिसको अपने वश में नहीं कर पाया या इसके साथ गलत कर पाया या कुछ प्रूफ नहीं कर पाया तो उसका फेवरेट डायलॉग है, पैसा चोरी करके भाग गया। अब आप मुझे बताइए कि उत्तरों में जब उसका घर है, वहां से उत्तरों का गेट अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस में अगर आप कैलकुलेट करें तो 10 मिनट लगेगा। लेकिन एक बच्चा जो बिहार पहली बार आया वो भी उनका गाड़ी में बैठ के, और जिसका एक पैर खराब है। हाँ, एक पैर खराब है और वो कभी देखा ही नहीं है कि सिलीगुड़ी में कौन सा जगह क्या है। वो बच्चा पढ़ा लिखा भी था, उसको ए बोले ना बोलेगा ना तो 10 बार सोचेगा, उसके बाद वो ए भी नहीं बोल पाएगा। वैसा बच्चा मतलब अगर वो चलना चालू करेगा तो उसको 100 मीटर के लिए भी 10 मिनट लगेगा डिस्टेंस कवर करने, ज्यादा ही लगेगा। उतना तो हम लोग को लग जाता है नॉर्मल चलते हुए। वो ना रास्ता देखा है, ना उसको बोलने आता है, ना उसको वो भाग सकता है, ना उसका इतना एज है। वो उसका घर से पैसा चोरी करके उत्तरों के गेट तक पहुंच सकेगा, पहुंच से वहां से गायब हो जाएगा, इन लोगों को मालूम भी नहीं चलेगा। उन्होंने कंप्लेन भी नहीं किया? कंप्लेन भी नहीं किया। देखिए मेन चीज क्या है कि पैसा इनके पिताजी के रूम में रहता था हमेशा, और इनके पिताजी बहुत कम रूम से बाहर निकलते हैं, और उत्तरायण में रहते थे तब तक बाहर निकलते थे। क्योंकि तब तक उतना हल्ला नहीं होता सिलीगुड़ी में इन लोग के फ्रॉड के बारे में। लेकिन जब से उत्तरों में शिफ्ट हुए तब से सबको मालूम था, तो कोई घर के बाहर निकले ना। इनके पिताजी की भी तबीयत खराब रहती थी, तो इनके पिताजी के रूम में पैसा है लॉकर में ये लोग हमेशा लॉक करके रखते हैं। वो बच्चा लॉकर से पैसा निकाल भी लिया, लेकिन इन लोग का घर से निकल भी गया, और एक पांव से वो इतना मतलब सुपर फास्ट होके पहुंच गया गेट, तो इन लोगों को मालूम भी नहीं चला कि बच्चा कहाँ गया। यहाँ तक देखिए, अब मैं ब्लेम तो नहीं कर सकता लेकिन अंदाजा लगा सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने आंख से देखा है बच्चे के साथ क्या होता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग किसी चीज़ का फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर उतारे होंगे, बच्चे को कुछ अंदरूनी चोट लग गया होगा या कुछ अनहोनी हो गई होगी उसके साथ, और इन्होंने फिर वो सोचा होगा केस में फंसने से अच्छा है कि कुछ कर दिया होगा बच्चे के साथ, और लास्ट में ब्लेम डाल दिया होगा कि बच्चा पैसे लेके भाग गया। क्योंकि जो इंसान वो बच्चे को जानते हैं, जिन्होंने उसको देखा है, वो लोग तो जिंदगी में मान नहीं सकते कि वो बच्चा उसके घर से पैसा चोरी करके भाग भी जाएगा। क्योंकि अगर आप बाहर निकल भी गए तो आप ऑटो वाले को क्या बोलिएगा कि कहाँ जाना है, नहीं जाना है, कहाँ जाना है, उसको तो पता भी नहीं है। उसको पता नहीं है। और अगर वो बच्चा भाग के निकलेगा, गार्ड तो देखेगा या किसी कैमरे में तो कैप्चर होगा। वहाँ इतना बड़ा रिजॉर्ट है, सिंगल हिलर रिजॉर्ट, वहां कहीं पे तो कैप्चर होगा ना किसी को वो बच्चा दिखा, ना वो बच्चा उनके घर से भागता हुआ किसी को दिखा, ना इन लोग को मालूम चला। इन लोग को मालूम चल रहा है 4 घंटा बाद कि बच्चा भाग गया है पैसा लेके। जिस बच्चे को ये लोग हर 2 मिनट में आवाज देते हैं, पानी लेके आ, सिगरेट लेके आ, ये लेके आ। बाप से बहस हुआ, बाप ने पैसा नहीं दिया, बच्चे को मारो। बाहर किसी चीज का फ्रस्ट्रेशन हो गया, बच्चे को मारो। घर पे आपस में कुछ बहस हो गया, बच्चे को मारो। और वो बच्चे इनके घर से गायब है 4 घंटे से पैसा लेके, और इन लोगों को मालूम भी नहीं, जबकि उतना बड़ा घर भी नहीं है जो इन्होंने लिया है। नीचे एक हॉल रूम है, किचन है, यहाँ पर इन लोग का रूम है, और इधर इनके पेरेंट्स का रूम है। वो बच्चा उनके पेरेंट्स के रूम से अगर कुछ लेके भी निकलेगा कैरी बैग में, ये लोग ऐसा आदमी है कि अगर वो चप्पल भी होगा ना तो 10 बार खोल के चेक करेंगे। और इतना मोटा अमाउंट उनके घर से लेके भाग गया। इन लोग के घर के सामने से डोर लॉक खोल लिया जो कि ऑटोमेटिक है, और इन्होंने उस पर पासवर्ड लगाया हुआ है। वो डोर खोल के वो भाग भी गया घर से, और मतलब ये लोग आंख बंद करके बैठा हुआ है ऐसे कि पैसा लेके भाग गया बच्चा। मतलब कि मेरे को पहले से डाउट था, क्योंकि मैं इसके लिए ना अर्जुन के लिए अभी भी, क्योंकि मैंने ना पूरा पेपर से लेके हर जगह मैंने अर्जुन के लिए बाजार में पता किया, फोटो भी निकाला है। फिर अर्जुन के लिए जो भी पता बताएगा उसको 10,000 का इनाम मिलेगा, लेकिन अर्जुन के बारे में कहीं से पता नहीं चल रहा। और हो क्या रहा है ना कि हम लोग को गुमराह करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति कॉल कर रहा है ना कि मैंने अर्जुन को तमिलनाडु में देखा है। तो कॉल आया कि मैंने अर्जुन को मुझे कॉल नहीं आया था, एक थर्ड पार्टी को जिन्होंने लगाया था, तो उनको कॉल आता है कि मैंने इनको तमिलनाडु में देखा है। तो तमिलनाडु में क्या कर रहा है, तो हो सकता है काम कर रहा है, तो आप मुझे डिटेल बता। मतलब हम लोग को गुमराह करने के लिए कि बच्चा है और बच्चा वहाँ पे है। अगर मैं कह रहा हूँ कि बच्चा अगर है तो बच्चा अभी तक ये वीडियो कहाँ तक गया, उस बच्चे के लिए फोटो कहाँ तक, बच्चे का फैमिली का कोई पता नहीं, बच्चे का पता नहीं, ऐसा क्यों? तो ये सब चीज कनेक्ट हो रहा है ना। आप ही समझिए कि अचानक से वो बच्चा इनके घर से पैसा लेके गायब भी हो जाता है, और वो बच्चा मिस्टर इंडिया बन के किसी को दिखता भी नहीं है। और जैसे ये चीज बाहर आती है कि ऐसा ऐसा बच्चे के साथ हुआ है, उसका तो उसकी फैमिली भी सेम वही सिचुएशन में पड़ जाती है। ना उसकी फैमिली किसी को दिखती है, ना किसी को मालूम है कि कहाँ है, नहीं है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है। तो देखिए आज के टाइम में ना आप इतने बेवकूफ़ है, ना मैं इतना बेवकूफ़ हूँ।
कॉमन सेंस सबके अंदर है, तो दोनों चीज ऑटोमेटिक कनेक्ट होती है कि इन्होंने कुछ बच्चे के साथ किया है, करने के बाद उसको साइड लगा दिया, ब्लेम डाल दिया बचने के लिए कि बच्चा पैसा चोरी करके गया है। और ऑब्वियसली जो माँ बाप अपने 12 साल के मतलब वो तो उस टाइम 12 साल का था, लेकिन सुनने में आया था कि वो 8 साल से उनके घर पे काम कर रहा है। अच्छा। तो जो माँ बाप अपने 8 साल के बच्चे को उसके घर पे डाल देंगे काम करने के लिए, तो वो 3,000 रुपए के लिए, 3,000 रुपया, 3,000 रुपए के लिए। अच्छा। तो माँ बाप का औकात क्या है उस आदमी के सामने, वो तो चू भी नहीं कर पाएंगे। तो डराया धमकाया होगा या कुछ पैसा दे दिया होगा कि ले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चुप रहना, कुछ बोलना मत। वो लोग भी बेचारे डर के मारे कहीं चले गए होंगे। और वैसे भी अगर बेटे से इतना लगाव होता है उन लोग को, तो इतना छोटी उम्र में मजबूरी भी हो सकती है। मैं तो मजबूरी होती है, ब्लेम तो नहीं कर सकता, मजबूरी भी हो सकती है, मजबूरी होती है। तो इन्होंने अब उनकी गरीबी का शायद फायदा उठाया। अब उन्होंने सोचा कि बेटा मर गया है, इन लोग के सामने कुछ बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, तो कुछ पैसे लेके वो लोग चले गए होंगे। अब उनके अंदर दुख है, वो किसको दिखाएंगे। अच्छा, अभी मेरी आपसे इतनी बात हुई है जी, तो ये वीडियो निकलने के बाद समीर साहब आपको धमकी भी तो दे सकता है। दे सकता नहीं है, देगा, ये जरूर देगा, लेकिन हम लोग उसका धमकी से डरने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग हो सकता है पुलिस को कोई केस करवा दे, कुछ भी करवा दे। फिर देखिए पॉसिबल है, वो अगर पैसा के दम पे वो कुछ भी कर सकता है, तो पुलिस को भी अपने साइड कर सकता है। कोई केस अगर डलवाएगा भी, तो मुझे उस चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि देखिए मैं मालूम है कि मैं सच के साथ दे रहा हूँ, मैं सच के साथ खड़ा हूँ। और अगर कल के दिन अगर कुछ हो भी गया तो मैं खुशी खुशी जाऊँगा, मुझे कोई उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा क्या है मोटिव सामने आने का, कि मुझे धमकी मिले, मेरे साथ कुछ गलत हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरे आगे पीछे कोई है नहीं रोने वाला। लेकिन जिन लोगों के साथ गलत हुआ है, जो लोग जैसे अर्जुन के माँ बाप की तरह मजबूर हैं, जो उसके सामने कमज़ोर है या फिर मदद के लिए सामने नहीं आ पा रहे हैं, या जिनको कुछ राह नहीं मिल रहा, रास्ता नहीं मिल रहा है, वो लोग कम से कम आपसे कनेक्ट हो, या उन तक ये वीडियो पहुंचे, वो लोग ये वीडियो देख के आपसे कनेक्ट हो, या उनको लगे कि हाँ हम लोग के लिए कोई तो है, या हम लोग किसी के पास जा सकते हैं। तो अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, उसकी वजह से अगर किसी गरीब को या किसी मजबूर को एक राह मिल जाएगा कि हाँ वो उसके साथ जो गलत हुआ है उसका इंसाफ उसको मिल जाए, तो मुझे कोई डर नहीं है। वो धमकी देगा, फॉर श्योर देगा। ये वीडियो जैसे ही उसके पास पहुंचेगा या उसके जानकार के पास पहुंचेगा, वो धमकी देगा। और उतना शाना है कि वो फोन करके नहीं देगा, वो पर्सनली किसी भी एक्स्ट्रा रीजन से मिलने के लिए बुलाएगा। नहीं मिल पाएंगे तो कॉल करके वो मेरे मुंह में कुछ बात डालने की कोशिश करेगा, जिससे मतलब सिनेरियो ऐसा क्रिएट होगा कि हम उसके लिए थ्रेट बन रहे हैं, हम उसको थ्रेट दे रहे हैं फंसाने के लिए। तो या तो वो लीगल वे में कुछ करवा सकता है मेरे साथ, या इलीगल वे में, लेकिन मुझे उसका डर नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जी ठीक है ना। मैं उस पर्सन का नाम नहीं बताऊंगा, और आपको इस वीडियो में मैं वो आधा कटा हुआ FIR दिखाऊंगा। मुझे बोला गया कि मेरे खिलाफ कंप्लेन हुआ है कि जो समीर शाह के वाइफ है ना, उनके फादर मेरा वीडियो देख कर सुसाइड करने का कोशिश किया। इसके ऊपर मुझे कॉल आया कि पहले 18 आदमी के ऊपर केस हुए हैं, फिर मुझे पता चला कि 9 आदमी के ऊपर केस हुए हैं। फिर एक बैग मुझे FIR की कॉपी आती है जो आधा कटा हुआ, उसमें नाम भी नहीं है, और वो कटा हुआ है ना नाम है ना कुछ भी, कि मेरे खिलाफ FIR हुआ है। तो मैंने बोला ये वीडियो मैं 3 महीने से डाल रहा हूँ, 3 महीने से ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब अर्जुन के बारे में बात चला तो मेरे ऊपर तरह तरह के केस ठोपे जा रहे हैं। हो सकता है कल के मेरे ऊपर कोई भी, और वो FIR में मतलब आधा जितना कटा हुआ था उसमें था कि मैं उनको धमकी देता हूँ कि मैं फेसबुक पे उनका वीडियो डाल दूंगा। आप एक बात बताओ, अगर मैं किसी पर्सन को नहीं जानता हूँ और उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, अगर मैं किसी को बोलूँगा कि आपका वीडियो मैं डाल रहा हूँ, तो क्या वो पर्सन डर जाएगा मेरे से? और मैंने जितने भी वीडियो बनाया बिना प्रूफ का कोई भी वीडियो मैंने नहीं बनाया। और जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, उस पर्सन का पूरा रिकॉर्डिंग से लेके मैसेज से लेके हर चीज़ मेरे पास है, उसने क्या क्या मुझे बताया। अब मुझे कटा हुआ FIR आता है जो 2 तारीख के डेट में मेरे ऊपर FIR हुआ है, मेरे और एक संडी भाई के नाम पे। तो मेरे कहने का मतलब ये इतना दिन से नहीं हो रहा था, आज क्यों हो रहा है, अभी क्यों हो रहा है? मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरे जान को रिस्क है, क्योंकि मैंने समीर शाह के खिलाफ आवाज़ उठाया ना। क्योंकि समीर शाह करता क्या है ना, वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए लोगों को खराब कर देता है। यहाँ से कितने सारे लोगों का पैसा फ्रॉड करके भागा, ये किसी भी इंसान को छोड़ा नहीं। जो पावरफुल है, जो जानते हैं वहाँ जाने के बाद वो बच सकते हैं ना, वो लोग जाते हैं। आज जिनको पता है कि वहाँ जाने के बाद वो समीर शाह मिलेगा नहीं, आज समीर शाह उल्टा उनके साथ गलत कर देगा। जैसे आप शुभम भाई की बात सुने कि वो ना इन लोग को फोर्स करते थे कि बिहार से लोग जो भी आएंगे ना, वो ऐसा प्रेजेंट करता था ना कि बिहार के लोग इससे फिरौती मांगने आ रहे हैं, इसको धमका रहे हैं। अब मैं पहले भी वीडियो में बोला, मैं आज भी कह रहा हूँ, क्या कभी आपने देखा है कि कोई लोग को धमकी देना रहता है तो वो अपने नंबर से कॉल करे, या फिरौती मांगना है तो वो खुद अपने गाड़ी से आएंगे फिरौती मांगने के लिए? ये सिर्फ समीर शाह के साथ हो सकता है और किसी के साथ नहीं। इसीलिए मैंने समीर शाह को एक नया नाम दिया है, ठग्स ऑफ बिहार।
क्योंकि बिहार से अधिकतर लोगों के साथ वो ठग करके भागा हुआ है। और मेरे को जब मैं आपने मेरा वीडियो देखा था, जब मैंने समीर शाह को पकड़ा था, समीर शाह ने उसमें 45 दिन का टाइम दिया था और 4 दिन 5 दिन पहले मेरी मैसेज में बात हुई थी, क्योंकि मैं कॉल करता हूँ तो कॉल रिसीव नहीं करते हैं वो। तो मैंने उनसे बात किया मैसेज में, बोला भैया 12 तारीख, मैंने उनको 14 का डेट दिया था, उन्होंने बोला 12 अक्टूबर को 2024 को आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है भैया, एक तो आपका टाइम देख लेते हैं और आपने जो जबान दिया वो तो पता चल जाएगा सब लोग के सामने। तो पहले मुझे ये देखना है कि 12 तारीख को वो पेमेंट नहीं देगा, वो मैं श्योर हूँ। क्योंकि समीर शाह के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, जब समीर शाह के पास पैसा नहीं रहता है ना, तो समीर शाह को रहता है कि नहीं मुझे पैसा देना है। लेकिन जब समीर शाह के पास पैसा आ जाता है किसी को बहला फुसला के या ज़मीन को करके, तो वो पैसा सबसे पहले वो लड़की में जाएगा, समीर शाह में गाड़ी में जाएगा, समीर शाह के शॉपिंग में जाएगा और उसके जो दोस्त यार है उसमें जाएगा। और जैसे पैसा ख़त्म हो जाएगा, मैं एक बात पूछता हूँ, अगर मान लो आपके पास 5 करोड़ रुपया महीने का आ रहा है तो आप उसमें से कितना खर्चा करोगे? अगर देखो तो मुश्किल से अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा भी करना चाहूँ ना, तो 20 से 25 लाख 50 लाख आप जोड़ लो। समीर शाह ऐसा इंसान है ना कि अगर उसको आप 5 करोड़ महीना दोगे ना, तो वो 50 करोड़ खर्चा करेगा, 45 करोड़ उधारी में रहेगा। वो लोगों को प्रेजेंट ऐसा करता है ना, जैसे लोगों को बोला हुआ है कि वो इलेक्शन में पैसा वैसा देता है, उसके मुंह से बोला हुआ चीज़ है। आपने भी सुना है? हाँ सुना है बिल्कुल। वो पॉलिटिशियन है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत पावरफुल है, वो लोग को ऐसा प्रेजेंट किया क्योंकि लोगों ने पैसा देखा। बहुत सारे लोग हैं जो उनसे डरते भी है, समीर शाह से डरते हैं, क्योंकि लोग का डरना क्या है ना, वो मिडिल क्लास के ऊपर अटैक करता है। उसको पता है कि मैं अपने हैसियत के हिसाब से अगर उसके ऊपर किसी से पैसा लूँगा या कुछ काम करूँगा तो वो तो मेरे सामने आ जाएंगे। अगर मैं मिडिल क्लास के ऊपर करता हूँ ना, अगर वो कंप्लेन भी करने जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे मैं वहाँ पे पैसा खिला के कंप्रोमाइज़ कर लूँगा। तो समीर शाह को गेम खेलना बहुत अच्छा आता है और इसीलिए मैंने उसे ठग सब बिहार बोला है। और थोड़ा टाइम वो ठग सब सिलीगुड़ी भी हो गया है, उसका हैंगओवर बंद हो गया क्योंकि वो एक साइड का दारू उसमें बेचता था। तो उसका इतना मतलब पहले तो एक ये लोग मतलब होता क्या है ना कि जब सिलीगुड़ी में फर्स्ट टाइम गया तो, और मेरे कहने का मतलब क्या है ना कि इसके परिवार वाले, समीर शाह बोलता है, जैसे कि शुभम भाई से बात हुआ, शुभम भाई ने बोला कि वो अपने पापा को ब्लैकमेल करता है कि मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं, मेरे को इतना पैसा चाहिए। और जैसे इसके पापा पैसा दे दिए, ये डायरेक्ट पब में जाता है और जो सिंगर बार मतलब पब है उसमें लड़की को ना ऐसे हाथ करके खड़ा करा देगा, इतना हाथ करके, और 10-10 हज़ार के बंडल के गड्डी आते हैं, वो जब तक भरेगा नहीं तब तक वो दिखाएगा। ये समीर शाह है। और मुझे अभी इतना कंफर्म है कि मेरे ऊपर केस अभी और होने वाले हैं, क्योंकि मेरे ऊपर बोला गया कि मैं वेपन लेके आया था। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मेरे पास लाइसेंसी गन है। अगर मेरे पास लाइसेंसी गन है जो ऑल ओवर बिहार का है, जब मैं बिहार में लेके नहीं घूमता हूँ तो क्या मैं वेपन बिना लाइसेंसी का मैं सिलीगुड़ी लेके जाऊँगा? अगर समीर शाह को पता है, उसके परिवार को पता है, तो उस समय पकड़ा सकते थे ना। मेरा जितना भी वीडियो, मैं समीर शाह के घर के सामने भी गया और मेरा वीडियो भी आया और उसके परिवार वाले, उसके स्टाफ निकल के बोलते हैं समीर शाह नहीं है। मैं वहाँ से निकल गया, समीर शाह को मैंने पकड़ा था, वहाँ पे भी वीडियो बनाया, आपने वीडियो भी देखा। उस वीडियो में भी आपको पता है कि समीर शाह ने क्या टाइम दिया। फिर मैंने चेक बाउंस किया था, जिन लोगों से मैंने पैसा लेके दिया था उनका भी बोला था केस मत करना राजन, कि नोटिस आया, नोटिस का जवाब हम नॉर्मल दिया। जब नोटिस का जवाब आता है तो उसमें ऐसा प्रेजेंट दिया गया ना कि मेरे उस बंदे से बात नहीं होती है, मैं उस बंदे से बात नहीं किया। आप कैसे बात करोगे? क्योंकि मैं था ना, थर्ड पार्टी तो मैं था, आपको ज़मीन बेचना था, आपने मुझे बोला, मैंने थर्ड पार्टी को, मैं अपने गारंटी पे आपको पेमेंट दिलाया, मैं पेमेंट देने भी आपको आया, और जब उनका पेमेंट देने का आया था आपने चेक दिया था, मैंने उनको चेक दे दिया, तभी आपके पास नोटिस गया है। आपको बिहार आना होगा, अभी आप बिहार आके गए हो, मैं उसका भी वीडियो डालूंगा कि आप कैसे बिहार आए और कैसे गए, मैं आपके पीछे कैसे आया, मैं वो भी डालूंगा। और मेरी जान को खतरा है, ये मैं कंफर्म आपको बता देता हूँ कि ये लोग कोई ना कोई मैटर में मेरे को फंसाएंगे। क्योंकि समीर शाह का आदत क्या है ना कि समीर शाह कहीं भी जाता अपनी वाइफ को लेके जाता है, क्योंकि उसको पता है कि कोई लोग अगर घेर लिए ना तो समीर शाह अगर अकेला मिलेगा तो उसके साथ लोग अपना पैसा लेंगे।
लेकिन अगर कोई लेडीज है तो पता है लेडीज अगर केस कर दे ना तो इंसान को अपने आप को सही साबित करने में पूरा साल निकल जाएगा। तो ये समीर साहब बहुत अच्छा जानता है और समीर साहब को पता है कि सरकार के साथ खेलना कैसे है, उसको कानून के साथ कैसे खेलना है। क्योंकि वो जिंदगी देखो होता क्या है ना कि कोई इंसान पढ़ता है डॉक्टर बनने के लिए, कोई इंसान पढ़ता है इंजीनियर बनने के लिए, समीर साहब पढ़ा है फ्रॉड करने के लिए। उसको जिंदगी ही फ्रॉड में निकला है। मेरा जितना भी वीडियो निकला जो भी है आप सब में जानोगे कि जितने भी लोग हैं सब परेशान हो गए समीर साहब के खिलाफ वीडियो बनाए। और ये शुभम भाई भी आए, मैंने शुभम भाई से बात किया, मैंने शुभम भाई को कोई चीज़ का फोर्स नहीं किया क्योंकि वो इंसान पहचान चुके हैं। तो अगर आप लोग की भी कोई अगर परेशानी है समीर साहब को रिगार्डिंग, अगर किसी भी तरह की परेशानी है तो आपको मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा, मेरा नंबर मिल जाएगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करें। आपको किसी भी तरह की परेशानी रहेगी, मैं समीर साहब के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, समीर साहब तो अलग है, लेकिन और भी अगर आपको किसी चीज़ की परेशानी है आप मेरे को कॉल कर सकते हो। अगर मुझे आपका बात सही लगा तो मैं आपके साथ बैठूंगा, आपके साथ वीडियो बनाऊंगा और इसको मैं अपने यूट्यूब पे डालूंगा और चाहूँगा कि जितना से जितना हो सके उतना आपको सपोर्ट मिले अगर आप सही हैं तो। क्योंकि मैं पहले आपके बारे में जानूंगा, आपके बारे में पता करूंगा, जो आप बात कह रहे हैं वो सही है गलत है, उसके बाद मैं आपके साथ बैठूंगा। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना हूँ, अनमोल को आप जानते हो? जानता हूँ, उनका अपना भांजा है। हाँ, वो लड़का कैसा है? देखिए जब मैं स्टार्टिंग में इससे मिला था तो एकदम सीधा शरीफ लगता था, पढ़ने वाला लड़का, मामा मामा करके बोलता था। क्योंकि उन लोगों का फैमिली आपको मालूम है, जिससे काम निकलवाना है उसको अपना फैमिली कैसे बनाना है, मामा बना लेता है। मामा बनाने के बाद ही मामा बनाता है। हाँ, तो मैं जब तक वहाँ पर इनसे मिला था तब तक लड़का मेरे को ठीक लगा था। लेकिन फिर जब मैंने जब बहुत टाइम हो गया, जब मैं छोड़ गया वापस आया, जब वापस काम पे आया तब मुझे मालूम चला कि जैसा बुद्धि समीर शाह का है सेम बुद्धि उसका भांजा का है। अगर समीर शाह के रहते हो गया, समीर शाह के साथ रहते जी, अभी जो ये आप एक्सरसाइज वाला बात बोल रहे हैं उसमें पूरी तरीके से वो इन्वॉल्व था। मिलने वो आता था, क्या बात करना है नहीं बात करना है वो बोलता था। इवन वो मेरे को ये भी बोला कि आप एक्सरसाइज वाला से बात करिए, पैसा वैसा खिलाने का कोशिश करिए, अगर नई क्लब खोलेगा तो उसको सस्पेंड करवा देंगे, लीगली देख लेंगे, ये कर देंगे। और अगर देखा जाए तो फ्यूचर में अगर समीर शाह पार्ट 2 बनेगा, 2.0 अगर कोई होगा तो वो अनमोल बनेगा, क्योंकि सेम क्रिमिनल बुद्धि उसके पास है। और अभी एक तरीके से समीर शाह अपनी विरासत जो है, अपने कारनामे सब अपने भांजे को सिखा के अपने जो भी वो कांड कर रहा है अभी, चाहे वो लड़की का कांड हो चाहे किसी का पैसा हो, वो उसमें अपने भांजे को इन्वॉल्व करता है। और शायद उसका भांजा, अब मामा भांजा है तो उसको कुछ दिमाग देता होगा, वो अपनी बुद्धि के हिसाब से दोनों चलते हैं, हर चीज़ में इन्वॉल्व रहता है। अगर कहीं भी जैसे कोई भी लीगल मैटर हो तो आप उसको हमेशा अपने भांजे को तो कहीं लेके नहीं जाएंगे ना। अगर आपको मालूम है कि चीज़ गलत है तो आप चाहेंगे कि मेरा भांजा सही चीज़ में रहे, पॉजिटिव चीज़ में रहे, नेगेटिविटी की तरफ ना जाए। लेकिन आप खुद आपका भांजा को भेज रहे हैं वहाँ, उससे बात कर रहे हैं, आपका भांजा ये बोल रहा है कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर को जो अपनी ड्यूटी फॉलो कर रहा है उसकी नौकरी खा जाएंगे। और वो बच्चा जिसका कितने साल का होगा? मुश्किल से 18-19 साल का होगा या 20 का होगा, लास्ट 18-19 साल का लड़का ऐसा बात बोलेगा जी। तो अब वो सोचिए कि अब वो फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, और या उन लोग की फैमिली में क्या सिखाया जा रहा है, या अब जो बच्चा घर में देखेगा वही बात बोलेगा या घर में जो सिखाएगा वही बात बोलेगा। तो अब वही है, अब उन लोग का भांजा है सेम उनकी तरह है, उसमें कुछ मतलब डिफरेंस तो हमको बिल्कुल मतलब नज़र नहीं आया। और दूसरा चीज़ मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जिस वजह से आप सिर्फ अपने निस्वार्थ हो गए, सिर्फ अपने काम के लिए नहीं और दूसरे काम के लिए भी लड़ रहे हैं, निडर होकर लड़ रहे हैं। आपके पास इतनी सारी चीज़ें आ रही है, फ़ोन आते हैं, आपको इतनी सारी चीज़ों में फंसाने का कोशिश किया गया है, उसके बाद भी आप दूसरों के लिए, जैसे आपको मालूम चला कि वहाँ के लोगों का भी मजबूरी है, वो पैसा फंसा हुआ है, तो आप उनके भी सपोर्ट में उठ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, उन लोग से कांटेक्ट कर रहे हैं, उन लोग से बात कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो डर के लिए सामने नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा, आने के बाद ना जी, वो डर भी खत्म हो जाएगा। मैं यही चाहूँगा कि आप लोग को जो भी पता है उसके बारे में आप खुल के सामने आए, जो भी आप लोग को मालूम है, आप लोगों ने देखा है, आप बोले, अपने हक के लिए लड़ें। आपका साथ देने के लिए आप एक आदमी आगे चलेगा तो उसके साथ और 10 आदमी जुड़ेंगे। लेकिन अगर हम ही अगर सोच के बैठ जाएंगे कि इसके बोलने कौन जाएगा, कौन इतना टाइम वेस्ट करेगा या ये सब, तो ना एक आदमी का काम होगा ना 10 आदमी का, और आगे चल के आने वाले टाइम में और 10 आदमी इस चीज़ का शिकार होंगे। तो अभी भी टाइम रहते आवाज़ उठाइए, घर से बाहर निकलिए, जो मालूम है वो बोलिए, ताकि आपका भी काम हो जाए और इन फ्यूचर कोई आपके जैसा इंसान फंसे ना। चलिए इस पॉडकास्ट को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय श्री राम।